हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न जो कि सीटेट 18 सितंबर 2016 के पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन के उजागर करता है? ऑप्शंस है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करने का आकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ की भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। तो देखिए ये कैसे है, क्योंकि अधिगम का मूल्यांकन जो भी है वो बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर ही किया जाता है, जबकि मानक उत्तर से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक की चिंतन प्रक्रिया को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इसमें सिर्फ विद्यार्थियों की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शंस देखिए, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रामुख्यता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, मतलब बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रामुख्यता देना। तो क्यों देना चाहिए? क्योंकि है बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र में जो है बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र जो है ना वो क्या करता है? बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें जो है बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो स्वयं करके स्वअर्जित ज्ञान प्राप्त करता है। तो जब वो स्वअर्जित ज्ञान प्राप्त करेगा तभी तो वो अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए यही बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को हमें प्रामुख्यता देना चाहिए, क्योंकि वो खुद से पढ़ सके और उसे समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शंस है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, जो कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि देखिए पियाजे का क्या मानना है कि पहले विचार आता है और बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए ये जवाब सही है। और एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमें पूछ सकते हैं कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो था 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो स्विट्ज़रलैंड में। और उसके बाद है एक वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ था? तो वो है 17 नवंबर 1896 में वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था, जो कि बेलारूस में हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। अब नेक्स्ट है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस हैं, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो सही जवाब है ऑप्शन 1, मतलब लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता की धारणा,
यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि क्या है, यहाँ पिता और दादी दोनों में लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिल रही है। वे लिंग के आधार पर कार्यों के विभाजन पक्ष में कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है तो उसका आंसर होगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शंस है, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष महाविद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। तो सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मतलब क्या है, देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मतलब क्या है, साथ ही आवश्यकता बढ़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया है इसमें 2009 के अधिकार अधिनियम में। तो क्या होता है इसमें, जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर भी बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शंस है, समूह में व्यक्ति विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मतलब समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। मतलब क्या होगा, जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक को किसी एक संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। शिक्षक को सभी संस्कृति के बच्चों से समान ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन में मिलान कीजिए। अब देखिए, एक ब्लॉक में है सिद्धांत और दूसरे में है वर्णन, तो इनका हमें सही मिलान करना है। पहला पॉइंट देखिए, समीप दूराभिमुख दिशा। समीप दूराभिमुख दिशा मतलब क्या होता है, मतलब होगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि। तो देखिए, पहले हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहले मतलब ए ब्लॉक का आंसर है 5, तो 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 सही होगा। फिर भी हम बाकी के सब देख लेंगे सही है या नहीं। तो बी है पॉइंट, शीर पदाभिमुख दिशा। मतलब क्या होगा, सिर से पैर तक का क्रम, मतलब बालक का विकास सिर से पैर तक होता है, उसे शीर पदाभिमुख दिशा कहा जाता है। उसके बाद सी है आंतरवैयक्तिक विभिन्नताएं। मतलब है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, उसे आंतरवैयक्तिक विभिन्नताएं कहा जाता है। उसके बाद है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, तो इसे कहा जाता है किसी थर्ड पॉइंट से, मतलब किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संज्ञान और संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, संवेग संज्ञान को प्रभावित करती है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों को सीखना। तो क्या सीखना चाहिए, देखिए ऑप्शंस है,
सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। मतलब क्या है, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, क्योंकि क्या है, समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा संयोजित होती है। यह अंतर निर्भरता में वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। नीचे पॉइंट्स है, इनमें से सही जवाब ढूंढना है। तो पहला पॉइंट है विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। तो ये बात तो सही होगी, विभिन्नताओं को एक शिक्षिका को स्वीकार ही करना चाहिए और उसे महत्व भी देना चाहिए। सेकंड है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ये भी सही होगा। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ये भी सही होगा, एक शिक्षिका को अलग अलग अधिगम शैलियों को समायोजित भी करना चाहिए। और लास्ट में है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वसामान्य मानदंड निर्धारित करके। तो ये गलत है, मानदंड हमें यहाँ पे नहीं देना है। मतलब क्या होगा, कक्षा में विविधता को स्वीकार कर शिक्षिका को सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर बल देना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, अधिगम एक अनेक शैलियों को अपनाकर विविधता में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। एक सामान्य मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं होता है एक शिक्षिका के लिए। तो सही पॉइंट कौन कौन से है देखिए, ए, बी और सी। ऑप्शंस में देखिए ए, बी और सी कहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं ए, बी और सी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शंस देखिए, श्रवण विकलांग विद्यार्थी शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। मतलब क्या है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षिका छुओ तथा अनुभव करो माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है, क्योंकि जिनको दृष्टि नहीं है, दिखता नहीं है, तो उन्हें कुछ बातें जो है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बातें छूने से ही समझ में आती है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शंस देखिए, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। मतलब क्या है, अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को चिंतन करने का अवसर प्रदान करते हैं, इससे विचारों में विविधता का संचार होता है। इसीलिए ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इन 4 पॉइंट्स में से हमें सही कथन ढूंढना है। पॉइंट्स देखिए, पहला है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। क्यों बच्चों में योग्यता नहीं होती, ये तो बात गलत है, क्योंकि जातियों समुदायों से उनका संबंध हम नहीं जोड़ सकते। नेक्स्ट है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं।
तो ये बात एक सही होगी। उसके बाद है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा सकता जो उन्हें सार्थक हो, ये भी सही होगा। उसके बाद है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, तो ये भी होगा, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या है? बी और सी, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। मतलब उपयुक्त पुरस्कार अधिगम अर्जित करने में सहायक होता है तथा सफलता को प्रेरित करता है, जबकि पुरस्कार बच्चों को देते हैं तो बच्चे प्रेरित होते हैं। यदि विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण नहीं दिया गया तो वह असफलता का कारण बन सकता है। यह कहना कि विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचि पर ध्यान नहीं दे सकता, ये तार्किक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शंस है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। यदि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक अंतर है, समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण होगा, तो वह विभिन्न विधियों से प्रभावित हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वाभाविक में क्या है? तो ऑप्शंस है निष्क्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब सक्रिय और सामाजिक है। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह स्पष्ट कहा गया है कि अधिगम एक सक्रिय तथा सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो क्या है महत्वपूर्ण? ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनर्स्मरण करने में आसानी हो। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मतलब विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। मतलब क्या है? स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के तरीके विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें कि क्या है? ऑप्शंस देखिए, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, डील और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, मतलब पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। मतलब क्या है? प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास भी होता है, निर्णय लेना शिक्षा का कार्यात्मक रूप है। इन सब से विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या करता है? तो ऑप्शंस है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षकों को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, शिक्षक की योजना और शिक्षण में
रुकावट बनाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। मतलब क्या है, कक्षा में पहुंचने वाली भूली अवधारणाएं या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अभिरुचि जानकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब पहले विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए, साथ ही इससे विद्यार्थियों की समझ तथा ज्ञान स्तर का पता चलता है। मतलब विद्यार्थियों को कितना समझ रहा है, कितना ज्ञान है, उन्हें इसका पता भी चलता है। साथ ही क्या होता है, प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने में यह सहायक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन से अधिगम को प्रभावित करते हैं, इनके कौन से तथ्य। तो देखिए, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, तो ये भी करेगा। शिक्षार्थी की परिपक्वता शिक्षार्थियों में होनी ही चाहिए, ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी सही है। और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी अच्छा होना ही चाहिए, इससे अलावा बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। तो ऑप्शन डी भी सही है। अब ये चारों सही है, तो ऑप्शंस देखिए कौन से ऑप्शंस में चारों पॉइंट दिए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ये चारों पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब ए, बी, सी और डी। मतलब क्या है, शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये सभी बातें अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है तो क्या है। देखिए, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, या फिर निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं को सक्रिय निर्माण। तो सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। मतलब अपने निजी अनुभवों द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक सक्रियता का निर्माण सार्थक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। नहीं है पूछा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव आंसर ढूंढना है। तो ऑप्शंस देखिए, विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, मतलब हमें यहाँ पे निगेटिव ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इसका जो निगेटिव जवाब है, मतलब गलत है, तो वो है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। मतलब ऑप्शन नंबर 3 यह सही जवाब है, क्योंकि यह गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर भी गलत पूछा है, मतलब निगेटिव आंसर हमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखिए, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं बहुत होती है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो इसमें से गलत जो लग रहा है तो वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। लेकिन विकास का तो कोई मापन ही नहीं हो सकता है, उसे कैसे मापेंगे आप, नहीं माप सकते ना। तो यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक तथा ब्लैंक की विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ऑप्शंस देखिए, वंशानुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियाँ और सीमाएं,
स्थिरता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब वंशानुगत और पर्यावरण। मतलब क्या है? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है ये ढूंढना है। ऑप्शंस देखिए। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब क्या होगा? विद्यालय सामाजिकरण का पहला कारक नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण कारक अवश्य होता है। क्योंकि क्या है? सामाजिकरण का पहला कारक परिवार तथा आस पड़ोस का समाज होता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? इन ऑप्शनों में से सही कथन ढूंढना है। ऑप्शंस देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मतलब पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शंस है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। परिकल्पना पर विविधत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मतलब कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। मतलब क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य केवल बाहरी बदलाव से ही है, जबकि भौतिक गुणधर्म पहले की तरह ही बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो एक ब्लॉक में है बुद्धि का प्रकार और दूसरे में है अंतः अवस्थाएं। तो इनका मिलान करना है। पहला पॉइंट क्या है? संगीतात्मक। तो संगीतात्मक बुद्धि किस में होती है? तो वह है वालाइन या वादक, मतलब 4 नंबर। तो पहले का ए का 4 नंबर में देखिए कौन से ऑप्शन में है? तो 3 और 4 इन दोनों में है। अब हम सेकंड का मिलान करेंगे। मतलब क्या है? भाषिक। तो भाषिक कौन होता है? तो वे होता है कवि। उसके बाद है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक मतलब क्या है? वो है चिकित्सक। और स्थानिक जो है वो है मूर्तिकार। मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शंस है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अनन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। मतलब क्या है? सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक जो कि लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि बालक में हर प्रकार के विकास में उनके समाज का विशेष योगदान होता है तथा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को भी बदल देता है। तो इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें इसमें से सही कथन पहचानना है। ऑप्शंस है, अपने सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है।
कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। मतलब क्या है, कोलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत का प्रयोग केवल पुरुषों के संदर्भ में ही किया, ना ही किसी अन्य की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।